वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ मनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्वालिटीज़ ऑफ मनी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फंक्शंस ऑफ मनी चैप्टर 2 दैट इज़ मनी का लास्ट टॉपिक है। तो देख लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, देन सेकेंडरी फंक्शन एंड लास्टली कंटिंजेंट फंक्शन। तो तीनों फंक्शंस हम एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस। इसमें दो पॉइंट्स है। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक माध्यम है। पैसे क्या है? एक माध्यम है एक्सचेंज का। हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हम पैसे पे करते हैं, सामान लेते हैं, मतलब पैसे क्या है, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनी कमोडिटी कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर मनी। अगर हमें कोई भी कमोडिटी परचेज करनी है, खरीदनी है, बेचनी है, तो हम पैसे दे के सामान खरीदते या बेचते हैं, तो वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो पैसे, मनी को हम एज ए मेजर ऑफ वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो किसी भी चीज़ की कीमत हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लगाते हैं, पैसों में लगाते हैं। कोई भी कमोडिटी हमने परचेज करी है, सर्विस कोई यूज़ करी है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहीं आना है जाना है, तो हम क्या करते हैं, कौन से टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, प्राइस, कीमत कैसे लगाते हैं, हम पैसों में लगाते हैं, राइट। तो मनी क्या है, इट इज़ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एनेबल्स टू कंपेयर द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़। तो पैसे जो है, मनी, वो हेल्प करता है हमें किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है ये कंपेयर करने में। दैट इज़, अगर हमें किसी भी कमोडिटी का प्राइस जानना है कि उसका कीमत क्या है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कितने का है। तो मनी हेल्प करता है हमें किसी भी कमोडिटी के प्राइस को पता करने में। नेक्स्ट इज डिफरेंट करेंसीज आर यूज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो अलग अलग टाइप की करेंसीज हम यूज़ करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसीज हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है, रुपीज़ इन इंडिया, इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं हम। डॉलर्स इन यूएसए, पाउंड इन यूके, येन इन जापान एक्सेट्रा। तो ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग करेंसीज हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल काइंड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, मतलब हमारा इनकम हो या फिर खर्चा हो, कोई भी एसेट्स हो, लाइबिलिटीज़ हो, ये सारी चीज़ें हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मनी के, पैसों के ही टर्म में। हमारी सारी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी, कर्जा, उधार, ये सारी चीज़ें हम पैसों के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, मापते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन वॉज ईजी बट इट्स रीपेमेंट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज लोन वॉज इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल्स एक्सेट्रा। तो जब हमने बार्टर सिस्टम स्टडी किया था, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने क्या स्टडी किया था कि हम लोन तो ले लेते हैं जिसका डिफर्ड पेमेंट, मतलब पैसे हम बाद में पे करेंगे फ्यूचर में, तो हम लोन तो ले लेंगे बट पेमेंट जो है वो हम फ्यूचर में करेंगे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पेमेंट हम फॉर्म किस में करते थे, इन फॉर्म्स ऑफ ग्रेन्स, कैटल्स दैट इज एनिमल्स के फॉर्म में, फूड ग्रेन्स के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में। तो वहाँ पे रीपेमेंट जो था वो हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मुश्किल होता था, राइट। मनी हैज़ ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी। तो जब पैसे आए, हमने पैसों का इजाद किया, इन्वेंट किया पैसों को, तो ये जो डिफ़िकल्टी थी, जो प्रॉब्लम थी रीपेमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने लगी। वो प्रॉब्लम जो है हमारी वो ख़त्म हो गई रीपेमेंट की। पेमेंट टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट इज़ कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट। तो पेमेंट जो हम फ्यूचर में करते हैं उसे हम डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। मतलब हमने सामान आज खरीद लिया है और हम थोड़े दिनों के बाद उसका पैसा पे करेंगे फ्यूचर में। तो पैसे जो है हम फ्यूचर में पे कर सकते हैं, लेकिन सामान, गुड्स जो थे वो फ्यूचर में पे करना जो था एज अ पेमेंट, वो डिफ़िकल्ट था। तो मनी ने ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम, मनी टेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग ईजी। तो मनी क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कितने पैसे पे करने हैं, कितना टाइम जो है, उतने टाइम के बाद हमें इतने पैसे पे करने हैं। तो पैसों की इजाद से, पैसों का इन्वेंशन से हमने बोरोइंग और लेंडिंग जो है वो इजी कर दी। हम किसी को भी पैसे कितने भी पे कर सकते हैं, ये चाहे आज कर सकते हैं
या तो फिर फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जो लेना देना है, पैसों का बोरोइंग है, किसी को लोन देना है, किसी से पैसे लेने हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी हो गई हैं। ये चीज़ें बार्टर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि फूड ग्रेन्स गुड्स जो थे वो फ्यूचर में वापस सेम उसी क्वालिटी में क्वांटिटी में देना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन जब से पैसे हमारे इसमें इन्वेंट हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा सिंपल और इजी हो गई। जो डिफ़र्ड पेमेंट, जो फ्यूचर में हम पेमेंट करते हैं, वो ज़्यादा इजी हो गया है ड्यू टू मनी। नेक्स्ट क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसका एक कीमत है, इम्पॉर्टेंट है। तो मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट इन फ्यूचर। तो पैसों की वजह से हमारी आज की ज़रूरतें जो होती है, फ्यूचर प्रेजेंट की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स है, सिर्फ वही पूरी नहीं होती, वही सेटिस्फाई नहीं होती। तो पैसों की वजह से हमारी जो फ्यूचर की जो कोई नीड्स होंगी वो भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि पैसे जो आज है हमारे पास, हम पैसे कमाते हैं तो कुछ पैसे हम बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो उससे हम फ्यूचर में जो हमारी नीड्स होंगी, जो वांट्स होगी, वो फ्यूचर में भी सेटिस्फाई हो सकती है। दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू सेविंग्स। तो ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू सेविंग। हम आज पैसे कमाते हैं तो उनमें से कुछ पैसे जो है वो आज हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बाकी के पैसे थोड़े से सेव करके रखते हैं जो हमें फ्यूचर में काम आएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड J.M. Keynes, मनी इज़ अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड J.M. Keynes, मनी क्या है? ये एक लिंक है, क्या है? एक ब्रिज है, माध्यम है फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में। हमारा जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है उसको लिंक कौन करता है? मनी करता है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मनी एक्ट एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देख लेते हैं कैसे। मनी एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसों की वजह से किसी भी कमोडिटी का जो वैल्यू है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या तो फिर एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रियल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी परचेज एट अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। तो रियल एसेट्स क्या हैं? हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लॉट हो गया, कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह है, शॉप है, एग्रीकल्चर लैंड है। ये सारी चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं? पैसों की हेल्प से एक जगह पे अगर हमने बेच भी दिया तो पैसे हमारे हाथ में आ जाएंगे और फिर हम उसी चीज़ के, उसी पैसों से दूसरे जगह पे कहीं पर जाकर क्या कर सकते हैं? हम वो पर्टिकुलर बिल्डिंग, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, शॉप खरीद सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? ड्यू टू मनी। मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, वैल्यू जो है वो एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र हो रहा है। जो प्रॉपर्टी, जो एसेट्स मूव नहीं हो सकती हैं तो हम उसे बेच सकते हैं और किसी और जगह पे परचेज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंटिंजेंट फंक्शन। तो कंटिंजेंट फंक्शन है लास्ट फंक्शन, देख लेते हैं ये क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनली, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनली, मॉडर्न पीरियड में, आज के ज़माने में पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑलमोस्ट हर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में। छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन अगर करना हो, अगर हमें पैसे करने हैं, यूज़ करना है, कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज़ लेनी है, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब पैसों की ट्रांजेक्शन जहाँ भी होती है, मनी उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो क्या है ये? नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का इनकम। तो पूरे कंट्री का इनकम जो है वो अगर हमें मेजर करना है, मापना है, तो ऑब्वियसली हम कैसे कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमारा जो नेशनल इनकम है, पूरे कंट्री की जो इनकम है, वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। तो हमारा नेशनल इनकम जो है वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने स्टडी किया था पिछले फर्स्ट चैप्टर में। दैट इज़ हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड था, लेबर था, कैपिटल था, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। तो इन्हें भी मॉनिटरी टर्म्स में ही, मतलब पैसों की टर्म में ही हम क्या करते हैं? रिवॉर्ड देते हैं। तो लैंड को जैसे रेंट मिलता है, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल जो है पैसे, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो मॉनिटरी टर्म्स मतलब पैसों की ही, पर्टिकुलर चीज़ों में पैसों की ही
इसमें क्या उनको मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। ऑलराइट, तो नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम जो है वो भी मेजर हम किससे करते हैं, मापते कैसे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, दैट इज कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं। तो वो क्रेडिट मनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका बेस क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब हम पैसे कमाते हैं तो कुछ पार्ट जो है उसका बैंक में सेव कर देते हैं, तो वो पैसे क्या है, हमारे डिपॉजिट हो गए बैंक में। तो वो पर्टिकुलर जो पैसे जो हमने सेव किए हैं उसी के हेल्प से हम क्रेडिट मनी, दैट इज बैंक जो है वो क्रेडिट मनी क्रिएट करता है। किसी और को लोन देना होगा तो जो पैसे हमने सेव किए हैं वही पैसे बैंक किसी और को एज अ लोन भी देता है। ऑलराइट, उसे हम क्रेडिट मनी बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। तो मनी क्या है, ये लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है क्रेडिट मनी को क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। तो क्या है, मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। मनी को सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कहा गया है क्योंकि पैसे जो हैं वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट एंड एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। क्योंकि पैसे जो हैं, मनी, वो हम इजीली किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने पैसे दिए तो सामने से हमें कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं, मिल सकता है। हमने पैसे कहीं प्रॉपर्टी में डाले, ज़मीन खरीद ली, सोना खरीद लिया, मतलब पैसों को हम किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी को बेच के फिर से हम उस पर्टिकुलर चीज़ को वापस क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मनी को सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कहा गया है। एग्जाम्पल गिवन है, अ पर्सन कैन परचेज गोल्ड एंड इफ ही वांट्स ही कैन सेल इट एंड परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो कोई ऐसे पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसने पैसे दिए, सोना खरीद लिया, मतलब उसका पैसा क्या हुआ, सोना, दैट इज एसेट में कन्वर्ट हो गया। और अगर वो चाहे तो फिर से वो सोना बेच सकता है और फिर से पैसे उसके हाथ में आ जाएंगे। मतलब पैसे क्या है, ट्रांसफ़र हो गए, कन्वर्ट हो गए, लिक्विड एसेट है, उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर से अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट कोई बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, शेयर्स, कोई भी चीज़ परचेज कर सकता है। अपने पैसों को वो कन्वर्ट कर सकता है जब चाहे तब। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे की पूरे कंट्री का इकोनॉमी का वेरिएबल अगर हम स्टडी करते हैं तो वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी ही स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा कैन बी इजीली एस्टिमेटेड इन मॉनिटरी टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इन मॉनिटरी टर्म्स में ही, दैट इज पैसों के टर्म्स में ही हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशंस ऑफ बजट एक्सेट्रा। तो पैसों की ही मदद से हम गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे करते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट होता है, बजट प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरी टर्म्स में ही की जाती हैं। ऑलराइट, तो फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 3 अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शंस में 2 पॉइंट्स थे, सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे 3 पॉइंट्स थे, एंड कंटिंजेंट फंक्शन में 4 पॉइंट्स थे। आई होप आपको पूरे फंक्शंस जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। सो ये एकदम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। सो छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी जो वर्ड है ये सुना ही होगा। देख लेते हैं क्या है। ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज़ रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पे टू द गवर्नमेंट। तो ब्लैक मनी ऐसे पैसे हैं, ऐसी मनी है जो कैश में रिसीव होती है, चेक में रिसीव नहीं होती, उसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, कहीं पे उसके बारे में मेंशन नहीं किया जाता है, और जिसका टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता है, ऐसे मनी को ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी इज टैक्स एविएटेड इनकम। तो ब्लैक मनी क्या है, टैक्स एविएटेड इनकम, दैट इज जिसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते, और जिसे हम फॉल्स इनकम भी बताते हैं, झूठी इनकम बताते हैं, सो दैट उसके ऊपर टैक्स पे ना करना पड़े, ऐसी इनकम को ब्लैक मनी कहा जाता है। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। तो ब्लैक मनी लीगल एंड इलीगल मीन दोनों तरीक़ों से अर्न की जाती है। ब्लैक मनी एनकरेजेस इलीगल एक्टिविटीज़ सच एज करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। तो ब्लैक मनी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है, एनकरेज करती है,
जैसे कि करप्शन है, ब्राइबरी है, घूस देना, देन ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। दीज क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट होती है, उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट होती है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटीज आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। तो हमारी पूरी कंट्री में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। हर एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं ना कहीं कंट्री में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है ड्यू टू ब्लैक मनी। टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द टूल विच मनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि वो बढ़े ना, कंट्री को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसकी वजह से, इसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने डीमोनेटाइजेशन को अप्लाई किया है, यूज़ किया है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन एक टूल है, एक मेजरमेंट है, एज अ सोल्यूशन है कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो इंडिया में भी डीमोनेटाइजेशन जो है वो यूज़ किया गया था एज अ टूल टू कंट्रोल ब्लैक मनी। 2016 में डीमोनेटाइजेशन इंडिया में अप्लाई किया गया था, जिसकी वजह से 500 एंड 1000 रुपीज़ की जो नोट्स थे वो बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने, और उसके जगह पे न्यू 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपये का जो नोट था वो सर्क्यूलेट किया गया था, वो नया इशू किया गया था। ऑलराइट, तो ये था डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि यूज़ किया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं टू कंट्रोल ब्लैक मनी। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट था जो ब्लैक मनी का वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 दैट इज़ मनी, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ मनी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 मनी पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। तो चैप्टर जो है वो अलग अलग 4 पार्ट्स में अवेलेबल है। आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है मनी का वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।